हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। सो हासिराज के अगेंस्ट टेरिफाइंग पावर्स का यूज करते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मून साबित करते हैं कि वो क्यों डीमन स्लेयर में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और आज हम उन सभी डीमंस को वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक करने वाले हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक बने रहना। तो अब बिना किसी और देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 12 क्योगाय लोअर रैंक 6 मून हुआ करता था, पर वीक हो जाने की वजह से उसे लोअर रैंक से बाहर निकाल दिया गया। बट दूसरे डीमंस के कंपैरिजन में वो ज्यादा कॉम्बैक्ट स्किल था। क्योगाय रूम्स को रोटेट करने के लिए अपने शरीर में लगे ड्रम्स का यूज करता था, जिससे वो उसके अपोनेंट्स को मिस डायरेक्ट कर सकता है। इसके साथ क्योगाय के ड्रम्स लाइटनिंग फास्ट स्लैशिंग अटैक कर सकते हैं और यहाँ तक कि वो मेंशन में किसी को भी एक अलग रूम में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। उसके इनहैंड स्किल ने उसे होम फील्ड में एडवांटेज दिए, जिससे वो तंजीरो और उसकी गैंग के अगेंस्ट सबसे टफेस्ट डीमन में से एक बन गया। नंबर 11 रूही मुजेन के 12th किजुकी की पहली ऑफिशियल मेंबर थी, जो डीमन स्लेयर के माउंट नाटागुमो आर्क के समय अपीयर हुई थी। अपनी ब्लड डीमन आर्ट के साथ रूही ने माउंटेन पर अपने मैजिकल वेब में दूसरे लोअर लेवल डीमंस को ट्रैप करती है। वो उन्हें अपनी फैमिली बनने के बदले में छोड़ देती थी। उसके ब्लड के एक छोटे से अमाउंट ने वीक डीमन को भी काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया और उसने अपनी मेकशिफ्ट फैमिली को सभी स्लेयर्स को एंडलेस मारने के लिए कहा। रूही लोअर रैंक 5 थी। उसने तंजीरो और नाजुको के लिए काफी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी, यहाँ तक कि उनकी लेटेंट एबिलिटीज को बाहर निकाल दिया गया। हालांकि अगर गियू वहाँ नहीं आया होता तो वो शायद ही रूही को हरा पाते। नंबर 10 रोकुरो वाकुराबा एंड मुकागो। अपनी अमेजिंग पावर्स के बावजूद रोकुरो वाकुराबा एंड मुकागो उनके ओमनीपोटेंट क्रिएटर के सामने कुछ भी नहीं है। रूही की हार और डेथ के बाद मुजेन उन तीनों लोअर रैंक डीमंस को वापस अपनी सीक्रेट लेयर में ले जाने का ऑर्डर देता है, जहां पर वो उन सब को यूजलेस बोलता है। लोअर रैंक 3 वाकुराबा सबसे पहले मुजेन के हाथों मरता है। उसके तुरंत बाद लोअर रैंक 2 रोकुरो और एंड में लोअर रैंक 4 मुकागो। उनकी डेथ ने सभी फैंस को काफी शॉक कर दिया था। इस बात से ये हाईलाइट होता है कि मुजेन कितना ओवरपावर्ड है। एंड डीमन स्लेयर में इन 3 पोजीशंस को कभी रिफिल नहीं किया गया। नंबर 9 एनमू, एक डीमन जो मुजेन द्वारा लोअर रैंक डीमंस की ब्रूटल लेऑफ से बच गया था। वो एनमू था जिसने मुजेन से मर्सी की प्लीडेड की और उसे रियली में मिल गई। एंड मुजेन ने सोचा कि वो उसे ये प्रूफ करने का मौका देगा कि वो उसके ब्लड लेने के लायक है। मुगेन ट्रेन के समय एनमू के ब्लड डीमन आर्ट ने शो को स्टील कर लिया। उसने ट्रेन में सभी को सोने के लिए डाल दिया और इंसोमेनियस के शिकार लोगों के ग्रुप को स्लेयर्स के ड्रीम्स में गाइडेड किया। उनके स्पिरिचुअल कोर को डिस्ट्रॉय करके उन्हें मारने की कोशिश की, बिना किसी डाउट के वो सबसे स्ट्रॉन्ग लोअर रैंक डीमन है। एंड एनमू की पावर्स की वजह से कई स्लेयर्स को एक साथ काम करना पड़ा था। नंबर 8 ग्यूटारो एंड डाकी ने अपर रैंक 6 का टाइटल शेयर किया, जो डीमन बनने के बाद एक साथ रह रहे थे। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के दौरान उनकी प्योगेंट बैक स्टोरी पर हाईलाइट किया गया। डाकी एंड ग्यूटारो ने एक फॉर्मिडेबल बाई बैंड डीमन डियो के रूप में अपने यूटर पावर से फैंस को इम्प्रेस किया। ग्यूटारो एंड डाकी इतने पावरफुल थे कि उन्होंने फैंस को सोच में डाल दिया था कि बाकी और अपर रैंक डीमंस कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। मेन ट्रियो नाजुको, टेंजिन यूजी एंड उनकी तीनों वाइफ्स के एक साथ एफर्ट से उन्होंने उन्हें हरा ही दिया। इसमें कोई डाउट नहीं कि इस भाई बहन की डुओ में ग्यूटारो सबसे स्ट्रॉन्ग था, लेकिन डाकी की एबिलिटीज का स्कोप करने के लिए कुछ भी नहीं था। नंबर 7 कायगाकू थ्रू डीमन स्लेयर कॉर्प्स डीमंस के अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की सेफ्टी के लिए टायरलेस काम करता है, लेकिन कॉर्प्स के हर मेंबर के इरादे अच्छे नहीं होते। इनफैक्ट कायगाकू जेनेट्सु का फॉर्मर क्लासमेट था, जिसने जिगोरु कोमाजिमा के अंडर एक साथ ट्रेनिंग ली थी। कायगाकू इस बात से खुश नहीं था कि वो दोनों जिगोरु के सक्सेसर के रूप में चुने गए, क्योंकि वो सारी तारीफ अपने लिए चाहता था। कायगाकू फर्स्ट स्टाइल को छोड़कर सभी थंडर टेक्निक्स का यूज कर सकता है। उसे कभी हसीरा का टाइटल नहीं दिया गया, इसलिए उसने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए एक डीमन में बदलने का डिसाइड किया। हालांकि वो अपने ब्लड डीमन आर्ट के साथ इनएक्सपीरियंस था, फिर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुजेन ने उसे डीमन स्लेयर के अपर मून्स में जगह दी। एंड कम से कम स्पॉयलर्स के साथ आपको इसकी जेनेट्सु के साथ एक अमेजिंग बैटल भी देखने को मिलेगी। नंबर 6 ग्योको मुजेन का 5th एलाइट अपर मून था। एंड सीजन 3 में हम इसे एक आखिरी बार और देखने वाले हैं। आंखों की जगह मुंह और मुंह की जगह आंखों वाला एक अजीब क्रिएचर है ये। ग्योको का रूप ऑलमोस्ट उतना ही टेरिफाइंग था जितना कि मुजेन की पावर्स। उसके पास कुछ बहुत सी फ्लैशी एबिलिटीज भी थी और वो हमेशा अपने सभी अटैक्स पर एक क्रिएटिव स्पिन डालता था। वो आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ ऑब्सेस्ड रहता था। ज्यादातर इस टैलेंट को वो अपने कॉम्बैट के साथ काम लेता था। ग्योको ने हैंड मेड डेकोरेट
पोर्ट्स के बीच ट्रेवल किया, फिश जैसे डीमंस को बुलाया और अपने अपोनेंट्स को ट्रैप करने के लिए पानी का भी यूज किया। उसे ऑलमोस्ट मिचिरो यंग मिस्ट हाशिरा का बेस्ट मिला। लकीली उसने अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिव करने के बाद डीमन को जल्दी और डिसिसिवली डिस्पैच कर दिया। नंबर 5 हैंटेंगू। हैंटेंगू 12 क्यूजिकी में अपर मून 4 है एंड इसकी पावर हमें सीजन 3 में देखने को मिल ही रही है। फर्स्ट ग्लिम्स में ये समझना मुश्किल हो सकता है कि इसे अपर मून के बीच में पोजीशन क्यों दी गई है, लेकिन बाद में इसने खुद को सीरीज के एक सबसे फॉर्मिडेबल अपोनेंट में से एक प्रूव कर दिया। द लव हाशिरा, मित्सुरी, कानारोजी, तंजीरो, नाजुको और अपने बंदूक वाले गेनिया को इस दुश्मन को हराने में काफी ज्यादा मुश्किलें आने वाली है। हैंटेंगू एक डरपोक था बट स्पाइनलेसनेस ने किसी तरह उसकी पावर्स को बढ़ा दिया। उसकी डीमन ब्लड आर्ट ने उसे उसकी प्राइमल इमोशंस में डिवाइड कर दिया। जब हैंटेंगू की वीकनेस पर अटैक किया गया तो उसकी नफरत हावी हो गई और वो अपने अपोनेंट्स पर और भी पावर से अटैक करता है। नंबर 4 नाकेमी। हैंटेंगू की हार के बाद नाकेमी को अपर रैंक 4 की पोजीशन मिल जाती है। जब वो अपने वीवा को स्ट्रम करती है तो वो इन्फिनिटी कैसल को रीअरेंज कर सकती है, तुरंत खुद को सभी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकती है, साथ ही किसी और को टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी भी रिटेनिंग रख सकती है। वो एफर्टलेसली सन से बचने में एबल थी। उसने अपने सबसे पावरफुल वेपन से डीमन स्लेयर्स को स्टील कर लिया। नाकेमी का ब्लड डीमन आर्ट पर्टिकुलरली डेंजरस नहीं था, लेकिन वो अपने अपोनेंट्स को कहीं भी भेज सकती है, जिसमें भूखे डीमन से भरी जगह भी शामिल थी। नंबर 3 आकाजा। आकाजा एक मार्शल आर्ट्स मास्टर था जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने फॉर्मिडेबल फ्लेम हाशिरा, क्योजीरो, टेंगोकू के अगेंस्ट डेथ का ड्यूल जीत सकता था। उसने कम से कम एक दूसरे हाशिरा को पर्सनली मारने का दावा किया। डीमन स्लेयर में आकाजा सबसे डेंजरस ओपोनेंट्स में से एक था। मुगेन ट्रेन के एंड में उसकी स्टार्ट काफी अनर्विंग करने वाली थी, लेकिन उसके अगेंस्ट लास्ट फाइट और भी चैलेंजिंग साबित हुई। आकाजा की बैक स्टोरी सीरीज के सबसे सैडेस्ट में से एक थी। मुजेन को उसे ढूंढने से पहले उन्होंने आकाजा को एक डीमन करार दिया क्योंकि वो सिर्फ अपने बेयर हैंड्स के साथ 100 ट्रेंड फाइटर्स को मारने जितना स्ट्रॉन्ग था। नंबर 2 डोमा। डोमा अब तक का 12 क्यूजिकी में सबसे बुरा था। अपर मून 2 के रूप में उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी एक्सट्रीम नहीं थी और जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसका जो आकाजा द्वारा उड़ा दिया गया था और विस्टोरिया पॉइजन की हैवी डोज के बाद उसका शरीर अलग हो गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि वो अपने डेमोनिक लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। डोमा कोर्प्स के कुछ डियर लोगों की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसमें कानेई, कोचो एंड इनोसुके की मॉम भी शामिल थी। उसकी डेथ के लिए हीरोज की ओर से टीम वर्क एंड केयरफुल प्लानिंग रिक्वायर्ड थी क्योंकि डोमा हाशिरा के लिए भी 1-on-1 फाइट में अनबीटेबल था। नंबर 1 कोकोशिबो। सेनगोकू एरा के समय कोकोशिबो एक डीमन स्लेयर था। वो एक डीमन बन गया और उसने अपने ज्यादातर जोर्ड्समैन स्किल को रिटेन रखा। उसने अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को ब्लड डीमन आर्ट के साथ जोड़ा, जिससे उसे 12 क्यूजिकी के बीच अपर मून 1 का पोजीशन मिला। कोकोशिबो ने एडमिट किया कि वो एक डीमन बन गया क्योंकि वो अपने फ्लेम मार्क को एक्टिव करने के बाद से अपने एक्सेप्टेड लाइफ स्पैन को आउटलिव रखना चाहता था। हैरानी की बात यह है कि कोकोशिबो भी मिचिरो मिस्ट हाशिरा से रिलेटेड है। कुल मिलाकर कोकोशिबो को लेजेंडरी योरिची से लड़ने के लिए जाना जाता है। सो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो में मजा आया तो प्लीज एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही और डीमन स्लेयर एंड एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए। सो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए